आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 14, भ्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। व्रजरानी की विदाई के पश्चात सुवामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वो इस घर का दीपक और इस शरीर का प्राण थी। घर वही है, पर चारों ओर उदासी छाई हुई है। रहने वाले वे ही हैं, पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही है, पर ऋतुपत झड़की है। विदाई के 1 मास पश्चात मुंशी संजीवन लाल भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब प्रताप को समर्पित कर दी। अपने संग मृगछाला, भगवत गीता और कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ न ले गए। प्रतापचंद्र की प्रेमाकांक्षा बड़ी प्रबल थी, पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। घर की एक एक वस्तु उसे विरजन का स्मरण कराती रहती थी। वो विचार एक क्षण के लिए भी दूर न होता था कि यदि विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता, परंतु इस विचार को वो हटाता रहता था। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अन्यत्र जा पहुंचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेमाग्नि को दमन की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी है। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या न हो, परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलाप का आनंद उठाते रहते हैं। वे भाव संसार में अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते हैं, उसे छेड़ते हैं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं, और इन भावों से उन्हें तृप्ति होती है और मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है। परंतु यदि कोई शक्ति उन्हें इस भावोद्यान की सैर करने से रोके, यदि कोई शक्ति उन्हें ध्यान में भी उस प्रियतमा का चित्र न देखने दे, तो उन अभागे प्रेमियों की क्या दशा होगी। प्रताप इन्हीं अभागों में से था। इसमें संदेह नहीं कि यदि वो चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है, पर कठिनता तो ये थी कि वो विरजन के ध्यान को भी कुत्सित वासनाओं से पवित्र रखना चाहता था। उसकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्रात्मा और नीतिपरायण मनुष्यों की संगति से लाभ उठाने के अवसर मिले थे कि उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता की। ये कब संभव था कि वो विरजन को, जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता रहता था, ध्यान अवस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बनाता जो कुवासनाओं से भले ही शुद्ध हों, पर मन के दूषित आवेगों से मुक्त नहीं हो सकते थे। जब तक मुंशी संजीवन लाल विद्यमान थे, उसका कुछ न कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चा में कट जाता था, जिसमें आत्मा को संतोष होता था। परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्मसुधार का ये अवसर भी जाता रहा। सुवामा उसे यों मलिन मन पाती तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, यदि तुम्हारा चित्त न लगता हो तो प्रयाग चले जाओ, वहां से आज तुम्हारा जी लग जाए। ये विचार प्रताप के मन में भी कई बार उत्पन्न हुआ था, परंतु इस भय से कि माता को यहां अकेले रहने में कष्ट होगा, उसने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माता का आदेश पाकर इरादा पक्का हो गया। यात्रा की तैयारियां करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुवामा की ये दशा है कि जब देखिए प्रताप को परदेश में रहने सहने की शिक्षाएं दे रही है। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मत मोल लेना। झगड़ने की तुम्हारी वैसी भी आदत नहीं है, परंतु समझा देती हूं। परदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग रखना। खाने पीने में असंयम न करना। तुम्हारी ये बुरी आदत है कि जाड़ों में सायंकाल ही सो जाते हो, फिर कोई कितना ही बुलाए पर जागते ही नहीं।
ये स्वभाव यदि परदेश में भी बना रहे तो तुम्हें सांझ का भोजन काहे को मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो लिया करना। तुम्हारी आंखों में तो दिन को जैसे नींद ही नहीं आती। उसे जब अवकाश मिलता बेटे को ऐसी ही समयोचित शिक्षाएं दिया करती। निदान प्रस्थान का दिन आ ही गया। गाड़ी 10 बजे दिन को छूटती थी। प्रताप ने सोचा विरजन से भेंट कर लूं। परदेश जा रहा हूं, फिर न जाने कब भेंट हो। चित्त को उत्सुक किया। माता से कह बैठा। सुवामा बहुत प्रसन्न हुई। एक थाल में मोदक, समोसे और 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर रधिया को दिए कि लल्लू के संग जा। प्रताप ने बाल बनवाए, कपड़े बदले। चलने को तो चला, पर ज्यों ज्यों पग आगे उठता है दिल बैठता जाता है। भांति भांति के विचार आ रहे हैं। विरजन न जाने मन में क्या समझे क्या न समझे। 4 महीने बीत गए। उसने एक चिट्ठी भी तो मुझे अलग से नहीं लिखी। फिर क्यों कर कहूं कि मेरे मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजी, अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या है। तुम मर भी जाओ तो वो आंसू न बहाए। यहाँ की बात और थी, वहां की बात और है। और मुझे ये क्यों सूझी कि कपड़े बदल कर आया। ये अवश्य उसकी आंखों में खटकेगा। कहीं ये न समझे कि लालाजी बन ठन कर मुझे रिझाने आए। इसी सोच विचार में बढ़ता चला जाता था, यहां तक कि श्यामाचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान में टहल रहा था। उसे देखते ही प्रताप की वो दशा हो गई जो किसी चोर की दशा सिपाही को देखकर होती है। झट एक घर की आड़ में छिप गया और रधिया से बोला, तू जा, ये वस्तुएं दिया। मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूं, लौटता हुआ जाऊंगा। ये कहकर बाजार की ओर चला, परंतु केवल 10 ही डग चला होगा कि फिर मेहरी को बुलाया और बोला, मुझे स्याद देर हो जाए इसलिए ना आ सकूंगा। कुछ पूछे तो ये चिट्ठी दे देना। ये कहकर जेब से पेंसिल निकाली और कुछ पंक्तियां लिखकर दे दी, जिससे उसके हृदय की दशा का भली भांति परिचय मिलता है। मैं आज प्रयाग जा रहा हूं, अब वहीं पढ़ूंगा। जल्दी के कारण तुमसे नहीं मिल सका। जीवित रहूंगा तो फिर आऊंगा। कभी कभी अपने कुशल क्षेम की सूचना देती रहना। तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो ये पत्र देकर चलता हुआ। रधिया धीरे धीरे विरजन के घर पहुंची। वो इसे देखते ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी। लाला की कोई चिट्ठी आई थी? रधिया, जब से गए चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं आई। विरजन, चची तो सुख से हैं। रधिया, लल्लू बाबू प्रयागराज जात हैं, तौन तनिक उदास रहत हैं। विरजन चौंक कर, लल्लू प्रयाग जा रहे हैं? रधिया, हाँ, हम सब बहुत समझावा कि परदेश में कहाँ जाओ, मुदा कोऊ की सुनत है। विरजन, कब जाएंगे? रधिया, आज 10 बजे की टेम से जवैया है। तुमसे भेंट करन आवत रहन, तवन द्वारी पर आई के लौट गए। विरजन, यहां तक आकर लौट गए? द्वार पर कोई था कि नहीं? रधिया, द्वार पर कहाँ आए, सड़क पर से चले गए। विरजन, कुछ कहा नहीं, क्यों लौटा जाता हूं? रधिया, कुछ कहा नहीं, इतना बोले कि हमारे टेम छूटी जे है, तौन हम जाइत हैं। वृजरानी ने घड़ी पर दृष्टि डाली। 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं। यदि आप कहें तो उनसे मिलती आऊं। फिर न जाने कब मिलना हो कब ना हो। मेहरी कहती है कि वो मुझसे मिलने आते थे, पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती, अभी न बाल गुथवाए, न मांग भरवाई, न कपड़े बदले, बस जाने को तैयार हो गई। विरजन, मेरी अम्मा, आज जाने दीजिए। बाल गुंदवाने बैठूंगी तो 10 यहीं बज जाएंगे। प्रेमवती, अच्छा तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना। गाड़ी तैयार करवा लो। मेरी ओर से सुवामा को पालांगन कह देना। विरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया कि गाड़ी तैयार करने के लिए कहो, और तब तक कुछ ध्यान आया। रधिया से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं दी? रधिया ने पत्र निकालकर दे दिया। विरजन ने उसे बड़े हर्ष से लिया, परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुम्हला गया। सोचने लगी कि वो द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा उखड़ा और अस्पष्ट। ऐसी कौन जल्दी थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर में अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियां जाती होंगी। क्या मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 घंटे का विलंब भी असह्य हो गया? अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ? अचानक उसे उस समय का ध्यान आया जब वो अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी और उसके मुख से निकला था, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। विरजन को अब से पहले कई बार ध्यान आ चुका कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था। तुरंत विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि से गिर गई। मेरा प्रेम और मन अब उनके चित्त में नहीं है।
एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और माधवी से बोली, कोचवान से कह दो अब गाड़ी न तैयार करे, मैं न जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 14 भ्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।